एक दिन गोकुलधाम सोसाइटी में बहुत तेज बारिश हो रही होती है। उस दिन भिड़े घर पर अकेला होता है और उस रात भिड़े जब सोने जाता है तो उसे अपने पास्ट की याद आने लगती है। ये स्टोरी है भिड़े के बचपन की, जब भिड़े सिर्फ 4 साल का था। भिड़े अपने पेरेंट्स के साथ रत्नागिरी में रहता था। भिड़े के पिता दिखने में तो एक सीधे साधे इंसान थे, बट उनके लिंक बड़े बड़े गैंगस्टर्स के साथ थे। बट ये बात भिड़े और भिड़े की मां को पता नहीं थी। एक दिन रत्नागिरी में बहुत तेज बारिश हो रही होती है और तेज बारिश के कारण लाइट भी नहीं होती है। भिड़े अपने पेरेंट्स के साथ सो रहा होता है। तभी रात के अंधेरे में एक अनजान आदमी भिड़े के घर में घुस जाता है और भिड़े के पेरेंट्स को मार देता है। वो भिड़े को भी मारने की कोशिश करता है, बट भिड़े वहां से भाग जाता है। बट रात के अंधेरे के कारण भिड़े उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाता है जिसने भिड़े की पेरेंट्स का मर्डर किया था। फिर भिड़े वापस प्रेजेंट में आ जाता है और अपने पास्ट को याद करके रोने लगता है। फिर भिड़े जब अपने घर की बालकनी में जाने लगता है तो उसे बाहर से किसी की आवाज आती है और वो आवाज चंपकलाल की होती है। भिड़े जब छुपकर देखता है तो चंपकलाल अपनी बालकनी में खड़ा होता है और आसमान की तरफ देखकर बोलता है कि हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मैंने आज से 35 साल पहले रत्नागिरी में जो 2 मर्डर किए थे, मैं उन्हें अभी तक भूल नहीं पाया हूं। तो भिड़े को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आता है और भिड़े सोचता है कि चंपक चाचा ने मेरे पेरेंट्स का मर्डर किया था। फिर भिड़े अपने गुस्से को कंट्रोल करके चंपकलाल की बातें सुनने लगता है। तभी चंपकलाल के पास किसी का कॉल आता है और चंपकलाल घबरा जाता है और बोलता है कि मैं अभी तुमसे मिलने आ रहा हूं, बताओ कहाँ आना है। इतना बोलकर चंपकलाल बिना जेठालाल और टप्पू को बताए चला जाता है और भिड़े ये सब छुप कर देख रहा होता है। जब भिड़े देखता है कि चंपकलाल इतनी रात को अकेला सोसाइटी से बाहर जा रहा है तो भिड़े को चंपकलाल पर डाउट हो जाता है और भिड़े सोचता है कि जरूर चाचा जी अपने किसी साथी से मिलने जा रहे हैं, मुझे उनका पीछा करना चाहिए। क्या पता वहां पर मुझे कोई प्रूफ मिल जाए कि चंपक चाचा ने ही मेरे पेरेंट्स का मर्डर किया है। फिर भिड़े चंपकलाल का पीछा करने लग जाता है और फिर भिड़े चंपकलाल के पीछे पीछे एक सुनसान जगह पर चला जाता है और फिर वहां पर चंपकलाल को मटका किंग मोहनलाल मिलता है और मोहनलाल बोलता है कि आपको किसी ने यहाँ आते हुए देखा तो नहीं ना। तो चंपकलाल बोलता है कि नहीं, मुझे किसी ने नहीं देखा। बट भिड़े अभी भी छुपकर ये सब देख रहा होता है और फिर मोहनलाल और चंपकलाल वहां से एक पुराने वेयरहाउस में चले जाते हैं। वहां पर अंधेरा होता है और बहुत ही डरावनी जगह होने के कारण भिड़े घबरा जाता है। बट फिर अपने पेरेंट्स का बदला लेने के लिए चंपकलाल और मोहनलाल के पीछे भिड़े भी उस वेयरहाउस में चला जाता है। जब भिड़े उस वेयरहाउस में जाता है तो देखता है कि वहां पर चंपकलाल और मोहनलाल के साथ कोई तीसरा भी था जिसने ब्लैक सूट और मास्क पहना हुआ होता है, जिसके कारण भिड़े उसे पहचान नहीं पाता है। बट भिड़े को उसकी आवाज जानी पहचानी से लगती है। तो भिड़े सोचने लगता है कि ये आवाज तो कोई सुनी है, ऐसा लग रहा है आखिर ये तीसरा आदमी है कौन। भिड़े पता लगाने की कोशिश करता है बट उसे कुछ पता नहीं चलता है। फिर भिड़े सोचता है कि अगर मैं ये सब गोकुलधाम वालों को बताऊंगा तो वो मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए भिड़े अपने फोन में उन तीनों का वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। तभी मोहनलाल बोलता है कि भयानक भाई, आपने इतनी रात को हमें मिलने के लिए क्यों बुलाया, कोई प्रॉब्लम आ गई है क्या। तो भयानक भाई बोलता है कि तुम्हें कितनी बार बोला है कि कभी एक दूसरे का नाम लेकर बात मत करना, तुम मेरा नाम मत लो। अगर किसी को हमारा सच पता चल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे और हमें कोई नहीं बचा पाएगा। फिर वो बोलता है कि तुम्हें हमारा नेक्स्ट प्लान तो याद है ना, तुम्हें पता है ना आगे क्या करना है। तो चंपकलाल बोलता है कि हाँ, हमें पता है कि आगे क्या करना है, पर मेरा ये सब करने का मन नहीं कर रहा है। हमें अभी ये सब काम छोड़ देने चाहिए। हमने 35 साल पहले रत्नागिरी में जो 2 मर्डर किए थे उन्हें मैं अभी तक भूल नहीं पाया हूं। तो भिड़े को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आता है उन तीनों पर और भिड़े को ये कंफर्म हो जाता है कि चंपकलाल ने ही उसके पेरेंट्स का मर्डर किया था। तभी मोहनलाल बोलता है कि अब ये सब छोड़ने का कोई फायदा नहीं है, पुलिस हमारी तलाश चारों तरफ कर रही है। तो चंपकलाल बोलता है कि अभी तक किसी ने हमारा चेहरा नहीं देखा है और ना ही किसी को हमारा ओरिजिनल नाम पता है। तो मोहनलाल बोलता है कि तुम्हें हमारा साथ देना होगा। अगर तुमने हमारा साथ छोड़ने की कोशिश की और हमारा साथ नहीं दिया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। फिर वो तीनों वहां से बाहर आने लगते हैं तो भिड़े वहां से भाग जाता है और चंपकलाल से पहले गोकुलधाम सोसाइटी चला जाता है। पर भिड़े अभी भी उस आवाज के बारे में सोच रहा था कि आखिर वो आवाज किसकी थी, कौन था भयानक भाई। फिर भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी में जाकर सभी को सोसाइटी कंपाउंड में बुला लेता है। तो सभी भिड़े को बोलते हैं कि क्या हुआ भिड़े, कोई इमरजेंसी है क्या, इतनी रात को सभी को सोसाइटी कंपाउंड में क्यों बुलाया है। तो भिड़े बोलता है कि मैं आप सभी को चंपक चाचा का सच दिखाना चाहता हूं। तो जेठालाल बोलता है कि भिड़े, क्या बकवास से ये कैसा सच दिखाना चाहता है तू। तो भिड़े सभी को बोलता है कि चंपक चाचा ने आज से 35 साल पहले रत्नागिरी में 2 मर्डर किए थे और वो दोनों और कोई नहीं, मेरे पेरेंट्स थे। तो जेठालाल बोलता है कि
भिड़े, इतने दिन तो तू टप्पू पर इल्जाम लगाता था, उससे तेरा पेट नहीं भरा क्या जो तू मेरे बापूजी पर ऐसे इल्जाम लगा रहा है? मेरे बापूजी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। किसी को भी भिड़े पर विश्वास नहीं होता है। तो भिड़े बोलता है कि मुझे पता था आप लोग मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, पर मेरे पास इसके प्रूफ हैं। फिर भिड़े सभी को वो वीडियो दिखाता है जो भिड़े ने रिकॉर्ड किया था। फिर भी कोई भिड़े पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। सभी ने कहा कि भिड़े, जरूर तुमने किसी और को देखा। तो भिड़े जेठालाल को बोलता है कि अगर इस वीडियो में चंपक चाचा नहीं है तो चंपक चाचा कहाँ पर है? तो जेठालाल बोलता है कि बापूजी तो घर पर ही है। तो भिड़े बोलता है कि चलो देखते हैं, अगर चंपक चाचा घर पर हुए तो मैं ये मान लूंगा कि मैंने किसी और को देखा था। और फिर पूरी सोसाइटी वाले जेठालाल के घर चंपकलाल को देखने के लिए चले जाते हैं। बट चंपकलाल घर पर नहीं होता है। तो सभी को ऐसा लगने लगता है कि इस वीडियो में और कोई नहीं, चंपकलाल है। पर जेठालाल अभी भी ये मानने को तैयार नहीं था। जेठालाल बोलता है कि भिड़े, मेरे बापूजी कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं। पूरी सोसाइटी वाले बोलते हैं कि हमें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये चंपक चाचा हैं। तो भिड़े बोलता है कि विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है, पर यही सच है। फिर जब सभी सोसाइटी कंपाउंड में जाते हैं तो उन्हें चंपकलाल सोसाइटी के बाहर से आता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही चंपकलाल सोसाइटी में आता है और सभी को एक साथ सोसाइटी कंपाउंड में देखता है तो घबरा जाता है। और फिर जैसे ही चंपकलाल पास आता है, जेठालाल बोलता है कि बापूजी, आप इतनी रात को अकेले कहाँ गए थे, वो भी बिना बताए? तो चंपकलाल बोलता है कि मैं अपने दोस्तों से मिलने गया था। तो भिड़े बोलता है कि चाचा जी, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, हमें सब पता चल गया है। तो चंपकलाल बोलता है कि क्या पता चल गया? तो भिड़े वो वीडियो जो भिड़े ने रिकॉर्ड किया था चंपकलाल को दिखा देता है। और ये वीडियो देखते ही चंपकलाल घबरा जाता है। फिर भिड़े बोलता है कि चाचा जी, आपने रत्नागिरी में जिनका मर्डर किया था वो और कोई नहीं, मेरे पेरेंट्स थे। ये सुनकर चंपकलाल रोने लगता है और बोलता है कि भिंडी मास्टर, मुझे माफ कर दे, मैं ये नहीं करना चाहता था, पर मुझे ये सब करना पड़ा। तभी पुलिस आ जाती है और फिर पुलिस वाले बोलते हैं कि हम चंपकलाल को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। तो जेठालाल बोलता है कि मेरे बापूजी ने कुछ नहीं किया है, वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं। तो पुलिस वाले भिड़े को बोलते हैं कि क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि चंपकलाल ने ही आपके पेरेंट्स का मर्डर किया था? तो भिड़े बोलता है कि हाँ, मेरे पास प्रूफ है। तो चंपकलाल बोलता है कि प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना गुनाह स्वीकार करता हूँ। मैंने ही भिड़े के पेरेंट्स का मर्डर किया है, पर मैं ये नहीं करना चाहता था, बट मुझे ये करना पड़ा। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि आपको ये क्यों करना पड़ा, आपने किसके कहने पर ये सब किया, हमें बताइए। तो जैसे ही चंपकलाल पुलिस को सब कुछ सच सच बताने लगता है, चंपकलाल को गोली लग जाती है और चंपकलाल की वहीं पर डेथ हो जाती है। वो गोली सोसाइटी के बाहर से किसी ने चलाई थी। पर पुलिस वाले जब वहां जाकर देखते हैं तो वहां पर कोई नहीं होता है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि आपके पास जो वीडियो है वो दिखाइए, हो सकता है उस वीडियो से हमें पता चल जाए कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। तो भिड़े वो वीडियो पुलिस को दिखा देता है। तो पुलिस वाले भयानक भाई का नाम सुनते ही बोलते हैं कि भयानक भाई, ये तो मुंबई का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। जेठालाल भी अपने बापूजी की डेथ के कारण बहुत दुखी होता है और बोलता है कि इन सब के पीछे जिसका भी हाथ है उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। और फिर जेठालाल भिड़े को बोलता है कि भिड़े, मैं बापूजी की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चंपकलाल को गोली किसने मारी और इन सब के पीछे किसका हाथ है? कौन है इन सब का मास्टरमाइंड? और आखिर वो आवाज किसकी थी? कौन था भयानक भाई? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ इमेजिनेशन पर आधारित है और सिर्फ मौज मस्ती की उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें किसी भी एक्टर या कैरेक्टर को क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है, तो इसे सीरियसली ना लें। और हाँ, ये स्टोरी दी है मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने। मैंने अपनी तरफ से इस स्टोरी में कुछ बदलाव करके आपके सामने रखा है और ओरिजिनल स्टोरी भी मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है।